हाय बच्चों, कैसे हो? तो अभी तक हमने पढ़ लिया है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के सारे कॉन्सेप्ट्स और हमने एक्सरसाइज 3.1 भी सॉल्व कर ली है। तो अब हम आज बढ़ते हैं एक्सरसाइज 3.2 के साथ आगे, जिसमें हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड्स और बहुत सारे एग्जांपल्स और अच्छे-अच्छे क्वेश्चंस भी देखेंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें ताकि हम और ऐसे अच्छे-अच्छे वीडियोस आपके लिए बनाते रहे और आपके सारे मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व करते रहें। ठीक है? चलो, अब बढ़ते हैं आगे और क्वेश्चंस देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है जो हमें यहाँ दिख रहा है, दो इक्वेशन दी है x प्लस वाई इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो इसको हम अपनी इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं, इसको हम अपनी इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। ठीक है? हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है क्योंकि क्वेश्चन में क्लियरली लिखा है हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है। ठीक है? तो हम इक्वेशन 1 में से x निकाल लेते हैं। तो x क्या होगा? 14 माइनस वाई। ठीक है? और इसको अब हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं। ओके? तो इधर हमने x को पुट किया 14 माइनस वाई, तो मैंने लिखा 14 माइनस वाई एक्स की जगह और माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो क्या बना? 14 माइनस 2y इज इक्वल टू 4। ठीक है? तो अब माइनस 2y क्या हुआ? 4 माइनस 14 मतलब माइनस 10 माइनस 2y। माइनस माइनस कट गया, हो गया प्लस, तो y क्या आ गया? 5। ठीक है? अब इसको ले जाके मैंने पुट किया अपने इस वाली इक्वेशन में। ठीक है? ये देखिए, इस y को मैं ले गया इधर, पुट किया। अब हम निकालते हैं x। ठीक है? तो अब मैंने x को लिखा x इक्वल टू 14 माइनस वाई था, तो y की जगह मैंने लिखा 5। तो क्या आ गया x? 14 माइनस 5 इज इक्वल टू 9। तो x आ गया मेरे पास 9। मेरा आंसर क्या हो गया? x कॉमा वाई का 9 कॉमा 5। ठीक है? बहुत सिंपल था, बहुत इजी था। हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ था सब्स्टिट्यूशन मेथड का। हमने x को y के फॉर्मेट में एक इक्वेशन से दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करा और आंसर निकाल लिया। ठीक है? चलो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे। दो इक्वेशन फिर से दी हुई हैं, s माइनस टी इक्वल टू 3, इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन दी है s बाय 3 प्लस टी बाय 2 इक्वल टू 6, इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है? s और t के फॉर्म में वेरिएबल्स हैं। ठीक है? इधर एक्स वाई नहीं है, तो वेरिएबल किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। वो एक्स वाई हो सकता है, ठीक है, ए बी हो सकता है, जैसे इधर है एस टी हो सकता है, ऐसे कुछ भी वेरिएबल्स लिखे हो सकते हैं। ठीक है? तो घबराना नहीं है, हमें सॉल्व करते जाना है। ठीक है? तो हम इक्वेशन 1 से अब एस निकालते हैं। एस क्या हो गया? 3 प्लस टी। ठीक है? और इसको हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। ओके? तो एस की जगह मैंने पुट किया 3 प्लस टी बाय 3। ठीक है? प्लस टी अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। ओके? इसको चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ डिवाइड में 3 है, यहाँ डिवाइड में 2 है, हम डिनोमिनेटर सेम करते हैं। तो यहाँ मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2 से, यहाँ मैं मल्टीप्लाई करूंगा 3 से, तो ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा यहाँ 2 से, यहाँ भी ऊपर मल्टीप्लाई होगा 3 से। तो ये क्या बनेगा? 3 टू ज़ा 6 प्लस 2t प्लस 3t अपॉन 6 इज इक्वल टू 6। ठीक है? ये 6 इधर चले जाएगा तो वो उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बनेगा 6 प्लस 5t इज इक्वल टू 36। ओके? और सॉल्व करते हैं। तो 5t इज इक्वल टू 36 माइनस 6 कितना हुआ? 30। तो t कितना आ गया हमारे पास? 30/5 जो कि हुआ 6। तो t मेरे पास आ गया, t इज इक्वल टू 6। ठीक है? इस t को अब मैं इधर सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। ठीक है? चलो सब्स्टिट्यूट करते हैं और s निकालते हैं। ओके? तो अब मैंने पुट किया s इज इक्वल टू 3 प्लस 6, तो कितना आ गया? 9। ठीक है? s इज इक्वल टू 9। तो मेरा s और t क्या बना इस क्वेश्चन में? s कॉमा t इज इक्वल टू 9,6। ठीक है? एक तरीका देखते हैं, आपको ये चेक करना हो कि मैंने आंसर सही निकाला है कि नहीं, मैंने सॉल्व सही किया है कि नहीं, कोई गलती तो नहीं हो गई मुझसे। तो चलो एस और टी को हम दोनों इक्वेशन में पुट करते हैं। ठीक है? तो एस और टी को मैंने फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया, तो क्या था? 9 माइनस 6, और आर ये एलएचएस था, और आरएचएस क्या था जो क्वेश्चन में दिया हुआ है? 3।
ठीक है, तो 9 माइनस 6 कितना आया 3। तो इसमें तो भाई LHS और RHS बराबर हो गए, ठीक है, LHS becomes equal to RHS। ओके, दूसरी इक्वेशन में पुट करता हूँ, क्या थी S/3, तो मतलब 9/3 प्लस T/2 मतलब 6/2, ये था LHS, और RHS में क्या था मेरे पास 6। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, ये कटा 3, ये कटा 3, तो ये क्या बना 3 + 3 विच इज इक्वल टू 6। तो अगेन LHS इज इक्वल टू RHS, मतलब हमारे जो S और T पॉइंट्स हैं बिल्कुल सही निकले हैं, क्योंकि हमारी दोनों इक्वेशन को वो सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो ऐसे आप अपना आंसर जो आपने निकाला है, और अगर आपको कभी डाउट लग रहा है तो आप ऐसे चेक भी कर सकते हो, बट दोनों इक्वेशन में पुट करके चेक करना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन दिया है √2x प्लस √3y इक्वल टू 0, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। √3x माइनस √8y, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं, ठीक है। तो अब आप देखोगे यहाँ पे 1 2 3 4 नहीं है, बल्कि रूट आ गया है। तो रूट कुछ नहीं होता है, रूट एक नॉर्मल नंबर की तरह ही होता है, एक रियल नंबर होता है, बस वो इरेशनल होता है नेचर में, ठीक है। हमेशा नहीं, बट इस केस में हाँ वो इरेशनल होगा। तो जैसे √2 की बेसिकली वैल्यू होती है 1.414, और ऐसे वो चलते जाता है, नेवर एंडिंग टाइप का। तो ये एक रियल नंबर है, लेकिन इरेशनल है और नेवर एंडिंग है, ठीक है। तो अभी रूट से घबराना नहीं है, हमें हमें आराम से सॉल्व करते जाना है इक्वेशन जो दी है, सिंपल, इसको एक नंबर ही मानना है और बस सॉल्व करते जाना है, ठीक है। तो अब हम इक्वेशन 1 में x की वैल्यू निकाल लेते हैं y के फॉर्म में। तो क्या होगी वो, x इक्वल टू -3/√2 y, ओके। और इसको हम पुट कर देंगे अपने इक्वेशन नंबर 2 में, ओके। तो यहाँ क्या हुआ, √3x मतलब हुआ -√3/2y और -√8y, ओके, इक्वल टू 0। अब माइनस √3 हो गया आपका √9, और √9 होता है 3, तो बेसिकली -3 बाय, यहाँ सॉरी अंडर रूट आएगा, √2y -√8y इज इक्वल टू 0, ओके। अब √2 से हम डिनोमिनेटर में यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, तो न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा -3y, और माइनस और √8 इंटू √2 हो गया √16, और √16 होता है √16 होता है 4, तो -4y इज इक्वल टू 0। √2 इधर चला गया तो 0 से मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। ये क्या बन गया, -7y इज इक्वल टू 0, मतलब y इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास y आ गया। हमने सिंपली आराम से सॉल्व किया, जैसे अभी तक हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर रहे थे, और हमारे पास y की वैल्यू आ गई, ठीक है। कोई डाउट अगर हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखना, ठीक है। और अब हम इस y को पुट कर देंगे हमारी यहाँ पे, जो हमने x को y के फॉर्म में निकाला था। तो क्या आएगा, x इक्वल टू -√3/√2 इंटू 0, और इंटू 0 क्या होता है 0, तो x क्या आ गया 0। तो हमारा एक्स वाई क्या आ गया 0,0। तो बस हम बेसिक से चले, हमें जो पता था सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे करते हैं, हमने उसी से सॉल्व किया, और हमारे पास आंसर आ गया। भले ही रूट लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, हमारे पास फर्स्ट क्लास एक अच्छा सा आंसर आ गया, है ना। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखते हैं क्या करना है। तो हमें पहले तो दो इक्वेशन दिए हैं यहाँ पे, ठीक है। 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 और 2x माइनस 4y इक्वल टू -24। हमें बोला है कि इसको पहले सॉल्व करना है, ठीक है। तो पहले इसको सॉल्व करके देखते हैं हम, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व करेंगे। तो हम इसको बोल देते हैं हमारी इक्वेशन नंबर 1, इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2, ओके। तो हम इक्वेशन नंबर 1 से x को निकालते हैं y के फॉर्म में, x इक्वल टू 11 माइनस 3y अपॉन 2, ठीक है। और इसको हम पुट कर देते हैं हमारी इक्वेशन नंबर 2 में जाके, ठीक है। तो 2 इंटू एक्स, और x क्या हो गया अब 11 माइनस 3y अपॉन 2 -4y इज इक्वल टू -24, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये 2 2 तो कट गया, तो ये क्या बना 11 माइनस 3y माइनस ऑफ 4y इज इक्वल टू -24, ओके। इसको सॉल्व करते हैं हम, 11 को उधर ले जाते हैं, तो ये बना -7y इज इक्वल टू माइनस ऑफ 24, -11 हो गया -35। माइनस माइनस दोनों साइड हैं, तो वो माइनस माइनस कट जाएगा, हो जाएगा प्लस। तो y आ जाएगा हमारे पास 5, ओके। और इस y को अब हम ले जाके पुट करते हैं हमारी इनिशियल इक्वेशन में, ठीक है। इसमें पुट करेंगे अब हम y को, ओके। अब इधर पे हम ले जाएंगे, तो x क्या होगा, x इक्वल टू 11 माइनस 3, y हमने निकाला 5,
3 इंटू 5 अपॉन 2, क्या बना 11 माइनस 15, 5 3 जा 15 अपॉन 2 इक्वल टू, तो ये हुआ 11 माइनस 5 माइनस 4 बाय 2, मतलब -2। एक्स क्या आ गया मेरे पास -2, मतलब एक्स वाई क्या आ गया मेरे पास, एक्स वाई इक्वल टू -2, 5। ठीक है, ये हमारे पास एक्स वाई आ गया, हमने सॉल्व कर लिया। अब हमें क्या करना है, एक ऐसा एम निकालना है, आगे क्वेश्चन में लिखा है एक ऐसा एम निकालना है जिसमें कि हम सेटिस्फाई कर सके y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन की ही इक्वेशन का फॉर्मेट होता है। और यहाँ पे मैंने जैसे आपको कहा था 10th क्लास क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देख रहे हो ये जो फॉर्मेट है ना, ये आप 11th क्लास में जाके स्ट्रेट लाइन में जेई मेंस एडवांस की तैयारी में और अपने 12th बोर्ड की 11th की तैयारी में आप पढ़ोगे ये स्ट्रेट लाइन का फॉर्मेट। ठीक है, तो इसलिए आज ही आप देख रहे हो फॉर्मेट, बहुत अच्छी बात है। तो अब हम हमारे पास एक्स वाई का स्ट्रेट लाइन का एक पॉइंट आ चुका है जो इसे सेटिस्फाई करे -2, 5, और हमें एम निकालना है इसके लिए। ठीक है, अब हम इसमें पुट करते हैं अपने पॉइंट्स और एम निकाल देते हैं जो इसे सेटिस्फाई करे। तो y क्या होगा इसमें, 5 इज इक्वल टू एम इंटू -2, एम इंटू -2 प्लस 3। तो 3 को पहले उधर ले आते हैं, तो क्या हुआ 5 माइनस 3 इज इक्वल टू -2m। ओके, तो ये क्या हुआ +2, 5 - 3 2 इक्वल टू -2m। इससे हमारा m आया -1। ये हो गया m की वैल्यू। ये हमने यहाँ से m की वैल्यू डिराइव कर ली और हमारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो आगे बढ़ते हैं और अब हम बड़े अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे। अच्छे क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अब इन क्वेश्चंस में हमें इक्वेशन नहीं दी है। ये बेसिकली टेक्स्ट के फॉर्म में क्वेश्चन लिखे हैं और ये टेक्स्ट पढ़ के हमें खुद पहले इक्वेशन बनानी है, सही से क्वेश्चन को समझना है कि वो क्या कहना चाह रहा है, इक्वेशन बनानी है और फिर इक्वेशंस को सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है, और इसमें हम अलग अलग टाइप के क्वेश्चन देखेंगे जिसमें आपके काफी सारे कॉन्सेप्ट्स आपको पता चलेंगे, नई नई आपको ये पता चलेगा कि मेथड्स क्या होते हैं चीजों को समझने के। नंबर्स के क्वेश्चन होंगे, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, जो आपके अलजेब्रा रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, तो बड़े अच्छे सवाल होंगे। आप देखना, सीखना, समझना और पढ़ाई करना उनके बारे में। ठीक है, और कुछ समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। तो चलो आगे बढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। फर्स्ट ये क्या कह रहा है, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। ठीक है, तो दो नंबर मान लेते हैं हम अपना x और y। ठीक है, तो अब डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स वो कह रहा है, मान लो x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। ठीक है, ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 के लिए वो क्या कह रहा है, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। तो अगर x माइनस वाई 26 है, मतलब x y से बड़ा है, तो x ही होगा 3 टाइम्स द अदर। ठीक है, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, तो मतलब x अगर बड़ा है तो x होगा 3 ऑफ y। मतलब 3 गुना अगर हम y को करेंगे, 3 टाइम्स y को करेंगे तो हमें x मिलेगा। ठीक है, तो चलो हमारे पास इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे इक्वेशन 2 में डायरेक्टली हमको पता है कि x को y के फॉर्मेट में कैसे लिखना है। तो लिखना है x इक्वल टू 3y। इसको हम डायरेक्टली यहाँ पे x की जगह सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ठीक है, x को लिखा हमने 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26। तो 3y माइनस वाई हो गया 2y इज इक्वल टू 26। तो y इज इक्वल टू 13। ठीक है, y की वैल्यू हमारे पास आ गई है यहाँ से। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू ले जाके सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम इधर पे। ठीक है, तो x क्या हुआ, x इज इक्वल टू 3 इंटू 13 इज इक्वल टू 39। 13 3 जा 39, तो x आ गया हमारे पास 39। मतलब हमारे जो दो नंबर हैं वो क्या हो गए, 39 13। ठीक है, तो देख लो डिफरेंस 26 है और 13 का 3 टाइम्स करेंगे तो 39 मिल जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज, फाइंड देम। ठीक है, तो इसमें हमें दो इक्वेशन कैसे बनानी है। ठीक है, दो एंगल पकड़ते हैं हम, अगेन एक एंगल x एक एंगल y। x बोल देते हैं ये बड़ा एंगल है, ठीक है, ये लार्जर है। ओके, तो अब लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, तो हमने पहले क्लासेस में, हमारी पहले 8 9 क्लास में पढ़ा था सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिनका सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम 180 होता है, मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। ठीक है, ये हमें पता है, ये हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, नहीं भी पढ़ा हुआ तो कोई बात नहीं, अब आप समझ जाओ, अब आप सीख जाओ और उसको याद रखना। ठीक है,
और सेकंड इक्वेशन क्या दी है, इसको इक्वेशन नंबर 1। सेकंड इक्वेशन क्या दी है हमें कि लार्जर ऑफ द टू एंगल, इनमें से जो बड़ा वाला है वो छोटे वाले को 18 डिग्री से मतलब बड़ा है वो उससे। उसका मतलब है x इज इक्वल टू वाई प्लस 18। मतलब x में जब आप y में जब आप 18 डिग्री जोड़ोगे तो आपको x मिलेगा, ठीक है। ये हो गई हमारी इक्वेशन 2, ठीक है। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हैं, हमें एक्स वाई पता चल चुका है, ओके। तो अब हम क्या करेंगे, इधर पे x की वैल्यू y के फॉर्म में है, इसको हम सीधे सीधे इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, ठीक है। तो x की जगह हमने लिखा y प्लस 18 प्लस वाई इज इक्वल टू 180, ओके। तो ये बना 2y इज इक्वल टू 180 माइनस 18। 2y इज इक्वल टू 180 माइनस 18 हुआ 162, तो y हुआ 81, ओके, 81 डिग्री। अब हमें x निकालना है, तो वेरी सिंपल, हमें पता है क्या करना है, हमें y को इधर सब्स्टिट्यूट कर देना है। अब x हुआ x इक्वल टू 81 प्लस 18 मतलब 99 डिग्रीज, ठीक है। फाइंड देम, तो दो एंगल हमें पता चल गए। अब क्या हुआ, एक्स वाई जो दो एंगल थे वो आए हमारे 99 डिग्री और 81 डिग्री। ये हुआ हमारा आंसर, ठीक है। वेरी सिंपल, हमने नया कॉन्सेप्ट एक बार फिर रिवाइज किया कह लीजिए, या नया सीखा कि सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब होता है दो एंगल्स ऐसे जिनका सम 180 डिग्री हो, ठीक है। तो हमने अगेन एक और अच्छा क्वेश्चन देखा और उसे सॉल्व किया और उससे कुछ सीखा। ओके, आगे बढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Taxi charges in a city consist of a fixed charge together with the charge for the distance covered. For a distance of 10 kilometers, the charge paid is 105 rupees, and for a journey of 15 kilometers, the charge paid is 155 rupees. What are the fixed charges and charges per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 kilometers? ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन में समझते हैं क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। तो अब आपने जैसे अपने टैक्सी सर्विसेज ऑनलाइन यूज की होंगी, तो उसमें क्या होता है, एक फिक्स्ड चार्ज होता है कि आप कितना भी चलो इतना तो लगेगा ही, ठीक है। ये चार्ज तो आपको देना पड़ेगा। और एक होता है चार्ज बेस्ड ऑन पर किलोमीटर, कि आपने कितने किलोमीटर गाड़ी यूज करी उसके हिसाब से चार्ज, ठीक है। तो फिक्स चार्ज मान लेते हैं हम इस क्वेश्चन में कि फिक्स चार्ज इज रुपीज एक्स, कि इतना रुपीज तो देना ही है। फिर पर किलोमीटर चार्ज मान लेते हैं रुपीज वाई पर किलोमीटर, मतलब जितने किलोमीटर आप चले उतने हिसाब से आपको पैसा देना पड़ेगा, और 1 किलोमीटर का खर्चा होगा वाई रुपीज। तो अगर आप मान लो 2 किलोमीटर चलते हो तो कितना खर्चा होगा, 2y। 3 चलते हो तो 3y। सपोज ये वाई 1 रुपीज है, ठीक है। तो अगर ये अभी अज्यूम कर रहे हैं 1 रुपीज है, तो 1 किलोमीटर में खर्चा कितना है, 1। 2 किलोमीटर हुए तो कितना है, 1 इंटू 2 2। 3 किलोमीटर खर्चा हुआ तो कितना आया, 3, ठीक है। ये बता रहा है 1 किलोमीटर है, ये 2 किलोमीटर है, ये 3 किलोमीटर है, ओके। तो इस हिसाब से ये क्वेश्चन हमें बता रहा है कि आपको ऐसे डेटा को यूज करना है और ऐसे इस क्वेश्चन का मीनिंग निकालना है, ओके। तो अब चलो समझते हैं और इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखना स्टार्ट करते हैं। तो फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, टोटल अमाउंट पेड, जो टोटल चार्ज था वो रुपीज 105 था। तो 10 किलोमीटर चलने के लिए क्या क्या उसको चार्ज देने पड़े होंगे, उसको फिक्स चार्ज देना पड़ा होगा और उसको पर किलोमीटर चार्ज देना पड़ा होगा। तो फिक्स चार्ज तो एक्स है, वो किलोमीटर के इंडिपेंडेंट है, और उसे पर किलोमीटर चार्ज भी देना पड़ा होगा। तो कितने किलोमीटर वो चला, 10, और चार्ज कितना है हर किलोमीटर के लिए, वाई, ठीक है। तो 10y उसको ये चार्ज देना पड़ा होगा जो कि वेरिएबल था, जो कि फिक्स नहीं था, जो कि पर किलोमीटर बेसिस देना पड़ा। कितना खर्चा आया उसको, 105 रुपीज का। ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 1। ऐसी सेकंड इक्वेशन बनाते हैं कि जब उसने 15 किलोमीटर की जर्नी करी तो उसको 155 रुपीज देने पड़े। अगेन फिक्स चार्ज तो एक्स लगेगा फॉर 15 किलोमीटर, प्लस पर किलोमीटर चार्ज। तो कितने किलोमीटर चला था वो, 15, और पर किलोमीटर का चार्ज था वाई। तो 15y इज इक्वल टू 155। तो ऐसे आपकी दो इक्वेशंस बन गई, और इससे हमें पता चलेगा इन दोनों को सॉल्व करके कि फिक्स चार्ज क्या था जो कि हमारा x है, और वेरिएबल चार्ज जो कि पर किलोमीटर है वो y, वो कितना है, ओके। तो हम इक्वेशन 1 में x को लिखते हैं y के फॉर्म में 1 से, ठीक है। तो x कितना आया, 105 माइनस 10y, ठीक है। ये हमारा आया x y के फॉर्म में, और इसको हम अब पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 के x में, ओके। इसको हम इक्वेशन नंबर अपनी 3 के लेते हैं। तो इक्वेशन 3 से हमने x पुट किया इक्वेशन नंबर 2 में। क्या बना इक्वेशन नंबर 2, अब नहीं, 105 माइनस 10y
प्लस 15y इज इक्वल टू 155। ओके, तो इसको 105 को हम उधर ले जाएंगे। 15y माइनस 10y हुआ 5y इज इक्वल टू 155 माइनस 105, तो 5y इज इक्वल टू आया 50, तो y आ गया ₹10। ठीक है, मतलब पर किलोमीटर चार्ज उसको देना है 10 रुपीज, तो 10 रुपीज पर किलोमीटर उसको एक वेरिएबल चार्ज देना पड़ेगा फॉर एवरी किलोमीटर दैट द कार रन्स। ओके, ये हुआ y, और इसको पुट कर देते हैं हम अपनी अब इक्वेशन नंबर 3 में ले जाके वापस यहाँ पे। तो इधर से हमारे पास x आया, x इक्वल टू 105 माइनस 10 इंटू 10, तो ये बना 100, तो 105 माइनस 100 इज इक्वल टू 5, एक्स आ गया 5 रुपीज। ठीक है, 5 रुपीज उसे देने, तो फिक्स चार्ज कितना है कि लगेगा ही 5 रुपए। ठीक है, अब क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। तो वो कह रहा है हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर्स। ठीक है, तो हमें किलोमीटर्स पता है, अब किलोमीटर्स कितने उसको रन करने हैं, 25 किलोमीटर्स। ठीक है, और हमें फिक्स चार्ज पता है कि 5 रुपीज का फिक्स चार्ज है। ठीक है, तो कितना उसको कॉस्ट आएगा ऐसा करने पे, 25 किलोमीटर रन करने पे, कॉस्ट इक्वल टू फिक्स चार्ज प्लस पर किलोमीटर चार्ज। ओके, तो फिक्स चार्ज क्या था, 5 रुपीज, प्लस पर किलोमीटर का कॉस्ट कितना है, 10 रुपीज, इंटू नंबर ऑफ किलोमीटर, नंबर ऑफ किलोमीटर्स कितने हैं, 25। तो ये क्या बना, 5 प्लस 250, मतलब रुपीज उसको 255 का कॉस्ट बनेगा, पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये रहा आपका सेकंड पार्ट का आंसर। ठीक है, सिंपल था, इजीली हमने समझा, इजीली हमने इक्वेशन बनाई और उसको आसानी से सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर लिया। ओके, चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A fraction becomes 9 by 11 if 2 is added to both the numerator and the denominator. If 3 is added to the numerator and the denominator, it becomes 5 by 6. Find the fraction. ठीक है, अब ये फ्रैक्शन का क्वेश्चन आ गया, बड़ा अच्छा है। तो हम अपना फ्रैक्शन, हमें फ्रैक्शन पता है क्या होता है, फ्रैक्शन होता है एक ऐसा नंबर जिसको हम x बाई y के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, जो कि एक ऐसा रियल नंबर होता है जो कि टर्मिनेटिंग होता है, नेवर एंडिंग नहीं होता। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ, पहले फ्रैक्शन समझ लेते हैं। जैसे फ्रैक्शन मान लीजिए आपने लिखा 0.5, तो 0.5 को फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हो, 1/2, तो ये उसको फ्रैक्शन में लिखने का तरीका हो गया। ठीक है, या मैं कह लेता हूँ, मान लो 0.6, इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, 6/10 इज इक्वल टू, ये कटा ये कटा, ये हुआ 3, ये हुआ 5, मतलब 3/5। तो 0.6 को मैं फ्रैक्शन में लिख सकता हूँ 3/5 की तरह। ठीक है, तो 3/5 हो गया फ्रैक्शन एक। ओके, चलो अब क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। तो फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, तो हमारा फ्रैक्शन था x/y। अब हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों जगह 2 ऐड कर दिया। तो न्यूमरेटर पता है सबको, ऊपर वाला पार्ट होता है न्यूमरेटर और नीचे वाला पार्ट को हम कहते हैं डिनोमिनेटर फ्रैक्शन में। ओके, तो न्यूमरेटर में 2 ऐड करना है और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड करना है, तो फ्रैक्शन क्या बन गया, 9/11। ओके, फिर सेकंड पार्ट क्या कह रहा है क्वेश्चन का, कि इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6। ओके, x प्लस 3/y प्लस 3 हो जाता है 5/6। ठीक है, पहले इनको थोड़ा सॉल्व करके देखते हैं, इसको आगे हम सॉल्व और बना करते हैं। ठीक है, या इसको चलो इक्वेशन नंबर 1 कह लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 कहते हैं। दोनों को थोड़ा आगे सॉल्व करते हैं, 11 इधर ले आके मल्टीप्लाई कर देते हैं और y प्लस 2 9 में मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, 11x प्लस 11 2 22 इक्वल टू 9y प्लस 18। ठीक है, ये इक्वेशन बनी। थोड़ा सा और इसको सॉल्व करते हैं और सीधे हम इसको ऐसा सॉल्व करते हैं कि हम x को y के फॉर्म में लिख रहे हैं। ठीक है, उधर से आ गया x इक्वल टू 9y माइनस ऑफ 4/11। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 3 कह देते हैं। ऐसे ही इसको भी सॉल्व करते हैं, 6 को इधर ले आके मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इधर y प्लस 3 को ले आके मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये बनेगा 6x प्लस 18
इक्वल टू 5y प्लस 15। इसको प्रैक्टिस करिएगा, डायरेक्ट ही ऐसे आप अभी मत लिखिएगा, अच्छे से मल्टीप्लाई करके लिखना, नहीं तो गलती होने के चांस होंगे अभी। ओके, तो इस तरह से हमारे पास इक्वेशन आ गई 6x माइनस ऑफ 5y इज इक्वल टू माइनस ऑफ 3। ओके, और इधर हमने x निकाला है y के फॉर्म में, जो कि है 9y माइनस 4/11। तो इसको इधर हम पुट कर देते हैं अब। ओके, इधर से निकाल के हमने इधर पुट किया, 6 इंटू 9y माइनस 4/11 माइनस 5y इक्वल टू माइनस ऑफ 3। ठीक है, अब हम डिनोमिनेटर इधर इक्वल कर देते हैं, इसको 11 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और फिर ये 11 इधर ले जाएंगे। ठीक है, क्या बनेगी हमारे पास इक्वेशन? 6 9 6 54, 54y माइनस 6 4 24 माइनस 11 5 55y, ओके, इक्वल टू माइनस ऑफ 33। सॉल्व करते हैं और आगे ले जाके, तो ये बनेगा माइनस ऑफ y इज इक्वल टू माइनस ऑफ 9। तो y क्या आ गया? 9। ये हमारे पास y आ गया, और अब हम करते हैं इसको x के लिए सॉल्व। यहाँ पे x क्या हुआ? x इक्वल टू 9 इंटू 9 माइनस 4/11। 9 9 जा 81 माइनस 4 77, 77/11 इक्वल टू 7। ओके, तो हमें क्या निकालना था? फ्रैक्शन। हमारा फ्रैक्शन क्या था? x बाई वाई। तो अब इधर पे हम पुट करते हैं x, जो हो गया 7, और y पुट करते हैं, जो हुआ हमारा 9। तो हमारा फ्रैक्शन था 7/9। ठीक है, बहुत इजीली, बहुत आराम से हमने सॉल्व किया। हमने फिर से एक्स वाई में इक्वेशन बनाई, और एक जगह से x को y के फॉर्मेट में दूसरी जगह सब्स्टिट्यूट किया, सॉल्व किया, धीरे धीरे अच्छे से सॉल्व किया, कोई गलती करने की कोशिश नहीं करी, और हमारे पास हमारा आंसर आ गया। ओके, चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, 5 year hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present ages? ठीक है, इस टाइप के जो एजेस वाले क्वेश्चन होते हैं, इसमें हमें हमारा अप्रोच ये होना चाहिए समझने का कि सबसे पहले हमने प्रेजेंट एज अज्यूम करना चाहिए कि आज की एज, प्रेजेंट एज, एकदम प्रेजेंट में एज क्या है। ठीक है, इसी को लेके हमें आगे सॉल्व करना चाहिए, ये हमारा बेसिस होना चाहिए क्वेश्चन का। तो प्रेजेंट एज ऑफ जेकब हमने मान ली, फॉर एग्जांपल चलो जे मानते हैं। ठीक है, एक्स वाई बहुत हो गया, अब दूसरे हम वेरिएबल्स में डील करते हैं, ताकि हम कंफ्यूज ना रहे हमेशा एक्स वाई से। ओके, और फिर प्रेजेंट एज ऑफ जेकब के बेटे की, सन की, हम मान लेते हैं एस है। ठीक है, ये हमने दोनों ने अज्यूम कर लिया, कि हम लोगों ने अज्यूम करा कि प्रेजेंट एज जेकब की जे, सन की एस है। ओके, तो वो कह रहा है 5 years हेंस, मतलब 5 साल के बाद, आने वाले 5 साल में, आफ्टर 5 years बेसिकली, एज ऑफ जेकब विल बी 3 times ऑफ दैट ऑफ हिज सन। तो आज जेकब की एज क्या है? जे। 5 साल बाद जेकब की एज क्या होगी? जे प्लस 5। तो जेकब की 5 साल के बाद एज जो होगी, वो होगी 3 times दैट ऑफ हिज सन। तो 3 times दैट ऑफ हिज सन, तो सन की भी एज 5 साल से बढ़ेगी ना। अगर आज सन की एज एस है, तो 5 साल बाद उसकी होगी एस प्लस 5। तो बेसिकली वो कह रहा है जे प्लस 5, जेकब की एज 5 साल बाद विल बी 3 times ऑफ एस प्लस 5। 5 साल बाद बेटे की जो एज होगी, इधर एस मत ले लेना, क्योंकि बेटे की भी एज बढ़ रही है। ठीक है, साथ साथ में अगर जेकब की एज बढ़ रही है, 5 साल बाद की बात हो रही है। ओके, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही वो कह रहा है 5 years अगो, मतलब 5 साल पहले। तो 5 साल पहले जेकब की जो एज थी, जे माइनस 5, वो 7 times दैट ऑफ हिज सन। तो 7 times उसके सन की एज 5 साल पहले, तो एस माइनस 5। ओके, जेकब की 5 साल पहले की एज 7 times दैट ऑफ हिज सन्स एज उस समय। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं, जे को एस के फॉर्म में लाते हैं। ठीक है, तो जे बन जाएगा 3s
प्लस 15 माइनस 5, मतलब 3s प्लस 10। ओके, जे हो जाएगा 3s प्लस 10। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, जे को हमने एस के फॉर्म में लिख दिया है, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 में अब पुट कर देंगे। तो पुटिंग, तो जे माइनस 5 की जगह हम लिखेंगे 3s प्लस 10, और ये हो गया माइनस 5 इज इक्वल टू 7s माइनस 35। ओके, इसको सॉल्व करते हैं और आगे s को उधर ले आते हैं। तो 10 माइनस 5 प्लस 35 इज इक्वल टू 7s माइनस 3s। ये हुआ 10 माइनस 5 5 प्लस 35 40 इज इक्वल टू 4s, s इक्वल टू 10, 40/4 10। तो आज प्रेजेंट में बेटे की एज है 10 ईयर्स। ओके, अब हमें निकालना है जेकब की एज। हमने एस निकाल लिया है, एस की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे, तो जे की एज आ जाएगी, मतलब जेकब की एज हमारे पास आ जाएगी। तो जे इक्वल टू 3 इंटू एस, मतलब 3 इंटू 10 प्लस 10, तो 3 10 30 प्लस 10 40, मतलब 30 प्लस 10 इज इक्वल टू 40 ईयर्स आ गई जेकब की एज। ठीक है, तो प्रेजेंट एज दोनों की, जेकब की कितनी हुई 40 ईयर्स, और उसके सन की हुई 10 ईयर्स। ठीक है, तो आपने देखा कितने इजीली, कितने आराम से हमने इक्वेशन लिखी, उनको उन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व किया, और हमें जेकब और सन की एज मिल गई। बेसिकली हमने देखा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड के कई एग्जांपल्स देखे हमने। पहले हमने इक्वेशन के फॉर्म में देखा, फिर हमने एक और टाइप का क्वेश्चन देखा, y इक्वल टू mx टाइप का क्वेश्चन देखा, और फिर हमने वो क्वेश्चन देखे जहां पे हमें ही इक्वेशन बनानी है, क्वेश्चन को पढ़ के समझ के, और फिर उस इक्वेशन को, दोनों लीनियर इक्वेशंस को हमें सॉल्व करके आंसर भी निकालना है। तो आज हमने काफी अच्छी चीजें सीखी, काफी अच्छे कॉन्सेप्ट सीखे। इसको आप और प्रैक्टिस करना अपने एंड पे, और क्वेश्चंस करने की ट्राई करना अपने सीबीएसई की एनसीईआरटी की बुक से। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।